बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग, मैं रजनी अशोक कदम आपका इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इस कोविड-19 की महामारी में घर में भी पढ़ाई अच्छी तरह से शुरू रहे, इसलिए यह वर्चुअल क्लासरूम उपलब्ध करा दी है। इस वर्चुअल क्लासरूम के द्वारा हम घर बैठे बैठे भी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। तो इस वर्चुअल क्लासरूम में मैं रजनी अशोक कदम फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं और हमारे पाठ का नाम है मेरा विद्रोह। क्या नाम है हमारे पाठ का? मेरा विद्रोह। और इनकी लेखिका है सूर्यमाला जी। मैं रजनी अशोक कदम आपको यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ लेखिका का परिचय है मेरा विद्रोह, सूर्यबाला जी। इनकी प्रमुख कृतियां है मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां इत्यादि। इनका परिचय जन्म 1943 में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय समकालीन व्यंग्य एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी अभी तक उन्होंने 150 से भी अधिक कहानियां, उपन्यास, हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। जी हाँ बच्चों, सूर्यबाला जी ने 150 से भी अधिक कहानियां, उपन्यास, हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। प्रियदर्शिनी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। घनश्याम सराफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार इत्यादि अनेक पुरस्कार, अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आज हम इनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं मेरा विद्रोह। लेखिका फिर से एक बार सूर्यबाला जी और गद्य संबंधी उन्होंने ये कहा है कि बालमन की लालसाओं, पिताजी की महत्वाकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में आपने बताया है कि किस तरह पिताजी की आकांक्षाओं में दबकर बालक बालिकाओं की लालसाएं दम तोड़ देती है। जी बच्चों, हमें उस वक्त पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे निर्णय हमारे लिए हमारे पिताजी माताजी निर्णय लेते हैं। पर वह जब निर्णय लेते हैं तब उनकी आकांक्षाओं का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। इस फलस्वरूप हमारी ओर से निर्णय लेते वक्त भी अपनी आकांक्षाओं को वो ज्यादा ध्यान देते हैं। इस परिणाम स्वरूप क्या होता है? बच्चे पिछड़ जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं और जब तक उन्हें समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः हमें इन स्थितियों से बचना चाहिए। माँ बाप ने भी सोच समझकर अपनी बच्चों के मर्यादाओं का ध्यान में रखकर, उनकी प्रेरणा स्थान ध्यान में रखकर अगर निर्णय लिए तो बच्चे और माँ बाप दोनों के लिए ऐसे निर्णय खुशी के निर्णय बन जाते हैं। पर कुछ निर्णय लेते वक्त अगर माता पिताजी की आकांक्षाओं का उस पर असर ज्यादा रहे और बच्चों के मर्यादाओं को दुर्लक्षित किया जाए तो ऐसे निर्णय बच्चों की लालसाओं को दम तोड़ देते हैं, बच्चों की लालसाओं की दम तोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे सुनते नहीं है हमारा, है ना? ये चीज सबके साथ एक बार जरूर होती है। तो आगे जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आप यह चीज ध्यान में रखोगे कि हमें क्या करना है, ज्यादा किसके बारे में सोचना है और निर्णय किसके बारे में लेना है। यह सोचकर अगर निर्णय लिया जाए तो विद्रोह पनपते नहीं है, विद्रोह निर्माण नहीं होते हैं। यही बात इस पाठ में लेखिका ने की है। देखिए, सबसे पहले हम पाठ पढ़ते हैं। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? बच्चा कहता है लॉन्ड्री में कपड़े देने।
तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर जाता हूँ। मन तो करता है उन पर जवाबों के तीर चलाता जाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों से गायब रहना, घर से गायब हो जाना। अब तो हम पिता पुत्र का एक दूसरे से नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना और माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। अभी देखिए बच्चों, इस पंक्तियों में पिताजी और बच्चे के संबंध पर प्रकाश डाला गया है। किवाड़ ने दरवाजा, दरवाजे की एक पाक। तो दरवाजा धीरे से खोलकर बच्चा दबे पांव, मतलब बिना आवाज किए अंदर आने की कोशिश करता है, पर बच्चों के इंतजार में पिताजी उधर ही बैठे रहते हैं। पूछ लेते हैं, दबोच लेना या नहीं पकड़ लेना? क्या दबोच लेती है? निगाहों से दबोच लेते हैं। खुद हाथ से दबोच रहे हैं? नहीं, निगाहों से ही उनको लग रहा है कि ये निगाहें मेरा पीछा कर रही है, ऐसे बच्चों को लग रहा है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते? यह संवाद पिता पुत्र में चल रहा है। गुन्नाता हुआ मतलब इस तरह से। तो इन दोनों की बातचीत ऐसे चलती है और इसमें बेचारी माँ पिसती जाती है और उनका रोना धोना लगा रहता है। तो दूसरे परिच्छेद में उन्होंने कहा है, ठीक ठीक याद नहीं यह सिलसिला कब से शुरू हुआ। लेखिका कहती है, ठीक ठीक याद नहीं है यह सिलसिला कब शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना है ऐसा ही विद्रोह, दंड, ढीठ ऐसे जाना है। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे ओठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुस गया। मतलब क्या, बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाने का निर्णय आया, उस वक्त पिताजी की महत्वाकांक्षा, नहीं मेरे बेटे को अगर मैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डालूंगा तो बहुत अच्छा होगा। यह मुझे नहीं पढ़ने को मिला तो मेरे बेटे को पढ़ने को मिले, है ना। यह महत्वाकांक्षा क्या करती है, निर्णय ले लेती है और बच्चे के अच्छे भले जीवन में, प्यार के शहद जैसे मीठे जीवन में एक जहर का प्याला मानो घुल जाता है। अभी अभी वह दिन याद है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। अभी महत्वाकांक्षा किसकी थी? पिताजी की। इसीलिए उन्होंने बहुत दौड़ धूप की और उन्हें कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया। स्कूल में जाते वक्त तो वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर गए, पर आगे क्या होता है वो अगली पंक्ति में देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम में मैं पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास में जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं शाबाशी के टोकरे उछालती थी, क्योंकि छोटी उम्र में ही वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वे लाचार थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनके पास पढ़ने की, मगर माँ की बात टाल नहीं सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते थे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। मतलब आप बच्चों, आप जितने बड़े हो ना, उसी तरह हमारी इस कहानी का नायक उतने ही बड़ा है।
तो आप जिस तरह से सोचते हो उसी तरह से वो सोच रहा है। जैसे ही बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा तो जिनके घर के माहौल हिंदी वातावरण था उन पर थोड़े दब गए बच्चे, और जिनके घर में अंग्रेजियत से युक्त माहौल था उन वो बच्चे धारा प्रवाह के साथ अंग्रेजी बोलते थे, और इसीलिए जितनी फ्लुएंटली वो अंग्रेजी बोलते थे, बहुत सादगी से, बहुत सरलता से अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी समझते थे, उत्तर देते थे। तो शिक्षिकाएं भी उन पर ही खुशी के टोकरे उछालती थी, मतलब उन्हीं के गुण गाती थी, यानी कि उन्हें ही शाबाशी देती थी। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता था। तो देखो, टीचर से जब आपकी वाहवाही होती है तो अपने आप आपको एक गुरूर सा आ जाता है, और जिन पे यह वाहवाही नहीं छिड़कती वो पीछे पीछे रहने लगते हैं। तो यही था। अभी बच्चा माँ के पास जितना अच्छा पढ़ सकता है उतना कहीं भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से माँ पढ़ा नहीं पा रही थी, अतः पिताजी पढ़ा रहे थे। और पिताजी क्या करते थे, वह ऑफिस से आने के बाद सारी कॉपियां लेकर उनको रटाना शुरू कर देते थे, पढ़ाना और रटाना शुरू कर देते। जब रटाना यह पायदान आता है रटने का, रटाने का, तो ना वो बहुत कमजोर रहता है। हमें याद होगा न होगा इसकी 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए कहा जाता है कि रटा रटाया ज्यादा दिन तक नहीं रहता। लेकिन कुछ चीजें हम मन से रटते हैं तो वो अपने आप हमें अच्छी तरह से हमारे ध्यान में रहती है। देखो, हमें अगर पाढ़े अच्छे लगते हैं, हम इजीली हमारा मन कहता है कि मेरा ये पाढ़ा पाठ हो जाएगा, तो हमारा वो पाढ़ा पाठ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम 18-19 के पाढ़े पे आ जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है, हम अपने मन को बोल देते हैं मुझे ये पाढ़ा पाठ ही नहीं होगा। तो फिर हम रट तो लेते हैं, लेकिन वह मन से रटा हुआ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ऐसी मानसिक अवस्था हमेशा रहती है बच्चों के साथ। तो होता था कि इसी तरह से जब पढ़ाई होती थी तो वो थोड़ी सी पढ़ाई खुशी के वातावरण में नहीं होती थी, लेकिन पिताजी इतनी सारी मेहनत करते थे कि वह 8वीं कक्षा तक पहुंच चुके थे। तो एक बार पूरी क्लास, लेकिन अभी हुआ यह था, इस परिच्छेद में हम देखेंगे कि स्कूल की जो छपी पर्ची आती थी, डोनेशन देना पड़ता था, हाँ, बहुत सारे खर्चे होते थे। तो उसमें बच्चा घर पे आकर पिताजी से इस बारे में बात करता था। अभी पिताजी पढ़ा पढ़ा कर थक चुके हैं और उसी पर घर का खर्चा भी चलाना है, तो इससे वो क्रोधित हो जाते थे। और उन्हें जबकि स्कूल से मिली यह पर्चियां थी, स्कूल से मिला यह चंदा वगैरह इकट्ठा करने, इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा जो डांट थी वो बच्चे पर ही निकल जाती थी। और बच्चे को पता नहीं चलता था, अगर स्कूल में नहीं दूं तो टीचर से डांट खाता हूँ, दिखा दूं तो पिताजी से डांट खाता हूँ, तो बच्चे बीच ही बीच पीस जाते थे। तो चलो हम पढ़ते हैं। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में झिकझिक होने लगी, यानी झगड़ा होने लगा। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया गया, फिर धमकाया गया, फिर डांटा गया, और आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। देखिए, यह माहौल आमतौर पे सबके घरों में होता है। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते थे, इससे चिड़ जाते थे। 1-2 रुपए देते भी तो फिर अड़ जाता था कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं क्योंकि उनकी परिवार की हालत अच्छी थी, लेकिन बच्चा 2 ही रुपए लेके जाता था तो वो उसे शर्म आती थी, वो बोलता था मैं 2 रुपए नहीं लेके जाऊंगा। इससे क्या होता था, मैंने इस बार तो माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्ची मानती थी। अभी माँ भी फिजूल खर्ची मानती थी, इस वजह से वह मिल पाना तो मुश्किल ही था। तो इस तरह से हर एक बार इनकी पढ़ाई बहुत तंग वातावरण में चलती थी। उसके बहुत सारे कारण थे।
अभी देखिए, कभी स्कूल से पर्ची आती थी, कभी पिकनिक पर जाना पड़ता था, कभी ये चंदा कभी वो चंदा, तो कुछ नहीं रहा तो वर्षगांठ, मित्रों की वर्षगांठ। तो मित्र एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। वैसे रमन ने लेखक को इस क्लास हमारे इस कहानी के नायक को आमंत्रित किया। तो वर्षगांठ पर आमंत्रित किया तो सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। तो मित्र हमारा जो सबसे ज्यादा करीबी होता है उसे हम सबसे जल्दी बताते हैं। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता हुआ घर पहुंचा। उन्हें लगा कि हाँ, अगले महीने मुझे एक फंक्शन में जाना मिलेगा। एक त्योहार, बच्चों के लिए वर्षगांठ तो त्योहार जैसे ही होता है। तो मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था लेखक के सामने या हमारी कहानी के हीरो के सामने, तो उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। तो वो सोचते हैं, लेकिन पिताजी ने उस दिन एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू किया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलवाया, गाल पर दवाई लगाई और बाजार से बिस्कुट का डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। देखिए, फिर तोहफा देना पड़ेगा मित्र को, यह बात सोचकर क्या हुआ था, पिताजी मना कर रहे थे, लेकिन बच्चा जिद्दी करने लगा। फिर कहीं जाके पिताजी रमन के दरवाजे पर छोड़ने गए तो रमन के पापा ही दरवाजे पर मिल गए। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया और उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मतलब यहाँ पिताजी को झूठ बोलना पड़ा, और झूठ बात अच्छी नहीं रहती। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे मक्कार निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। पर वे बोले कुछ नहीं। मुझे बस गुस्से से उन्हें घुरता रमन की उंगली पकड़ अंदर चला गया। उनको सिर्फ गुस्से से देखा और रमन की उंगली पकड़कर अंदर चला गया। अभी देखिए, इस तरह का माहौल घर में हो जाए तो क्या होता है। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ, जहाँ ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे प्रेजेंट्स, रिबन्स, ट्रॉफिया, गुलदस्ते सा सजा सज्जा। सज्जा कैसे सजा था? गुलदस्ते जैसा। गुलदस्ते में जैसे हम फूल सजाते हैं वैसे। उल्लास से हमेशा हंसते उसके मम्मी डैडी। हाँ, घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उत्तर में पिताजी ने झिड़की सी उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश और भी बढ़ा दिया। पिताजी ने झिड़की, बात झिड़क दी, मतलब झटक दी। धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। जब बच्चों को उपेक्षित किया जाता है तब वह विद्रोही बन जाते हैं। अनजाने में ही मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने, उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता चला गया। चूंकि पिताजी पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः मुझे भी उतनी ही चिढ़ पढ़ाई से भी हो गई थी जितनी पढ़ाई पिताजी से थी। तो देखिए, एक महत्वाकांक्षा ने क्या किया, बच्चे को पढ़ाई से दूर कर दिया। लेकिन सब बच्चे ऐसा करते हैं? नहीं, बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन टाइम पर, समय पर अगर बदल दिया खुद को, तो बहुत खुद का जीवन खुद ही संवारते हो।
बराबर है। तो इस तरह से बच्चा अपनी कहानी कह रहा है। घर में छोटी बहन शालू, उसके छोटे मंटू के आगमन के साथ तंगहाली और भी बढ़ गई। जब एक ही बेटा था और पढ़ रहा था तब कोई बात नहीं थी, लेकिन और दो बच्चे आने से पगार कम पड़नी शुरू हुई, तंगहाली आनी शुरू हुई और इससे क्या हो गया, बात बात पर पिटना अब एक आम बात हो गई। धीरे धीरे पिटने का डर भी इनके दिमाग से निकल गया। काफूर हो जाना मतलब निकल जाना। और दुस्साहसी होते हुए पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़े होते थे। दुस्साहसी होना मतलब ज्यादा शासित अपने आप को करना। तो वो पिताजी सबको मदद करना चाहते थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनसे विद्रोह कर रहे थे। धीरे धीरे यह सब रोजमर्रा की जिंदगी हुई। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक मुझे एक मजा मिलता और लगता पिताजी को जो नीचा दिखाने के इसके सामने अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी हाँ बच्चों, उनको पिताजी को नीचा दिखाने में ही उनको बहुत आनंद मिलने लगा। लेकिन क्या बात ये, इस तरह से आपस में मनमुटाव होते होते आगे उनके बात बढ़ रही थी। इस दौरान उनकी बहन शालू का जन्म हुआ, उनके भाई मंटू का जन्म हुआ। शालू उन्हें अच्छी लगती थी। बस थोड़ी बड़ी होने के साथ वह पिताजी का मौका कहना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे डरना शालू ने शुरू कर दिया, तो वह उन्हें चमची से चिढ़ हो गई। मतलब शालू को वो चमची समझते थे। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खेलने की तबीयत होती थी, पर पिताजी मंटू को प्यार करते थे, यह सोचकर फिर वो उन्हें मंटू को रोने ही देते रहने में शांति मिलती थी। इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा। माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा। इस तरह का रवैया बच्चे का था, यानी पूरी तरह से विद्रोही रवैया। यही विद्रोह बच्चे को पिताजी से बहुत दूर ले जाता था। ना कि पिताजी से, बल्कि बहन शालू और भाई मंटू से भी दूर लेकर गया था। यहाँ देखते हैं हम, कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चिढ़ता, नहीं यह तो पिताजी की जीत होगी, वे इसे अपनी उपलब्धि समझेंगे और और खुशी भी हो और खुश भी होंगे, तो मेरा उनके खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुना कर दहाड़ते, ठीक है मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। ऐसे कौन कहते हैं? पिताजी। किससे कहते थे? माताजी से। क्योंकि बच्चे में बदलाव आने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा विद्रोह पर बच्चा उतर आया था। यह चीज परिवार में कलह, अशांति पैदा करने में सफल हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ इन इन पिता पुत्र की यह जो लड़ाई देखकर पीछे शालू बहुत शालीनता से पिताजी की बात सुनने में लगी थी
और अपनी पढ़ाई ज्यादा अच्छी तरह से कर रही थी। तो ये एक बात अच्छी हो रही थी। यही देख लीजिए, अभी यही देख लीजिए, इस परिच्छेद में आप देखेंगे कि नुक्कड़ की दुकान पर लड़का खड़ा था और सामने से पिताजी गुजर रहे थे। घर पहुंचकर पिताजी खूब गरजेंगे, दहाड़ेंगे, ऐसे उन्हें लगता है। तो वो पिताजी के पीछे पीछे घर चले जाते हैं तो देखते क्या है, पिताजी बरामदे में सन्न खड़े रहे। किस चिंता में खड़े हैं कि बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है, यह सोचकर खड़े खड़े दीवार को कोहनियां टिकाए निशब्द कातर हो रहे हैं, रो रहे हैं। और जैसे ही यह चित्र देखता है, बच्चा सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता है। अवाक खड़ा रहना यानी अचरज में खड़ा रहना। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल, व्याकुल रूप बच्चे ने कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित, इतना बेबस देखा। तो पिताजी से भी पहले कभी कभी अवश्य ऐसी मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर, यह उनके ध्यान में आया। और यही वह टर्निंग पॉइंट था जब बच्चे का विद्रोह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होने लगा। देखिए, अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा को मैं ही कारण हूं, यह मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर सब कुछ बताया। जब माँ ने यह बात सुनी तो उनकी खुशी का पारावार न था। उन्होंने बच्चे को गले लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों में विद्रोह के अंगारे बुझने लगे। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से निशब्द कह रहा हूं, पिताजी मैं संधि चाहता हूं, पिताजी मैं संधि चाहता हूं, हाँ मैं संधि चाहता हूं। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यह जब परिस्थिति आती है तो सच्ची में बच्चे का जीवन सही जगह आ गया। और इसी वजह से यह बच्चे सही समय पर अगर संवर जाए, सफल हो जाए, तो इससे खुशी का ठिकाना माँ और पिताजी को कोई नहीं रहता। बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। हम इस पाठ में शब्द वाटिका देखेंगे। किलकना, खुशी से चिल्लाना, डपटना, डांटना, मटर गश्ती करना, मौज में घूमना, पारावार, सीमा, अवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफूर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना। और मुहावरे, आपे से बाहर हो जाना, बहुत क्रोधित होना। जब कोई मेरे बारे में झूठ बोलता है तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। जब कोई अपना कर्म मुझ पर थोपता है तब मैं आपे से बाहर हो जाता हूं, यानी क्रोधित हो जाता हूं। इस तरह से मुहावरे को आप वाक्य में उपयोग कर सकते हो। आगे प्रश्न उत्तर देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां करो। एक शब्द में उत्तर लिखो। बेटी की मातृभाषा कौन सी है? बेटे की शिक्षा का माध्यम कौन सा है? तो बेटे की मातृभाषा है हिंदी और शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी। उसी तरह संक्षेप में लिखो। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। क्या किया लड़के ने? जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना, चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरा है नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा गया दृश्य। कौन सा दृश्य देखा गया था? पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियां टिकाए निशब्द कातर वो रो रहे थे, है ना। अभी तीसरा प्रश्न है, कारण लिखो। अंग्रेजियत परिवार वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था। क्यों? क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, क्योंकि उनके घर का माहौल भी सामान्य तौर पर हिंदी परिवार वालों जैसा नहीं था। पिताजी झल्ला पड़ते थे, क्योंकि कभी डोनेशन या सालाना जलसा आदि के लिए चंदे वगैरह की छपिया पर्चे लाते तो पिताजी झल्ला पड़ते थे।
लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि माँ अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर माध्यम अंग्रेजी होने की वजह से वे पढ़ा नहीं पाती थी। अगला है, ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जी हाँ, ऐसा प्रश्न बनाओ जिसका उत्तर साइकिल होना चाहिए। तो प्रश्न आएगा, बिना पेट्रोल पर चलने वाला वाहन कौन सा है? साइकिल। अभी बेसब्री, यह उत्तर आना चाहिए। लड़का रमन की वर्षगांठ का इंतजार कैसे कर रहा था? उत्तर है बेसब्री से। लड़का रमन की वर्षगांठ का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। छपी पर्चियां, पिताजी क्या देखकर झल्ला पड़ते थे? पिताजी छपी पर्चियां देखकर झल्ला पड़ते थे। पारावार, माँ की खुशी का क्या न था? माँ की खुशी का क्या न था? माँ की खुशी का पारावार न था। संजाल पूरा करो। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं कौन सी है? रंग बिरंगी गुब्बारे, प्रेजेंट्स, उल्लास से हमेशा हंसते मम्मी डैडी और रिबन्स। ये सारी जादुई लाल परी की विशेषताएं, लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं हैं। उसी तरह निम्नलिखित जगहों पर जाना हो तो तुम्हें किस संपर्क भाषा से संपर्क बनाना होगा? जैसे चंडीगढ़ पंजाबी, अहमदाबाद गुजराती, पुरी उड़िया, रामेश्वरम तमिल, श्रीनगर कश्मीरी, पेरिस फ्रेंच, टोक्यो जापानी, ब्राजील पुर्तगाली, बीजिंग में मैंड्रिन भाषा है और इजराइल में हिब्रू। बच्चों, आज हमने पाठ देखा मेरा विद्रोह। आपको पाठ पसंद आया ऐसी आशा करती हूँ। साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से पाठ समझ आया ऐसी भी आशा करती हूँ। बीएमसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।